हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ के भूगोल के सिलेबस के आधार पर एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। और ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम पर, किसके पाठ्यक्रम को ध्यान रखिएगा, भूगोल के पाठ्यक्रम में जो 10 इकाई हमें दी हुई हैं, उन 10 इकाइयों में से कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से, और भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। उन टॉपिक से जुड़े हुए खास कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि जब आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जाते हैं तो भूगोल विषय में यदि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको ऐसा न लगे कि आप उस विषय के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य यही है, यानी ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इस पूरे पाठ्यक्रम, इस पूरे सिलेबस के आधार पर इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझें, इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानें। ठीक है, तो आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं? तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि उन्हें जो हमारे पास इकाई 9 है और जो हमारे पास भौगोलिक चिंतन है, भौगोलिक चिंतन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व रहे हैं, उनके बारे में जानना है। तो उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। यानी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किस प्रकार से भौगोलिक चिंतन में अपना सहयोग दिया था, इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट रहे हैं, इन्हें हम हम्बोल्ट कहकर संबोधित करेंगे पूरे लेक्चर में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हें हम्बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ध्यान रखिएगा, यदि हम इनकी बात करें, हम्बोल्ट की बात करें, तो बेसिकली ये क्या है? भूगोलवेत्ता है। और भूगोलवेत्ता में भी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ इन्होंने भूगोल के किस हिस्से को यहाँ संदर्भित किया था? पादप भूगोल। ध्यान रखिए, पादप भूगोल, यानी पहली बार किसी ने चर्चा की कि पादप भूगोल के बारे में भी जानना चाहिए, यह भी भूगोल के अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए, इस पर भी चर्चा किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यदि हम करें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म जर्मन में हुआ था 1790 में। ठीक है, और इन्होंने, जैसे कि हमने हैरी हेस के बारे में सुना था, उनके बारे में यह भी जाना था कि हैरी हेस ने कम उम्र में ही बहुत सारी यात्राएं की थी। हम्बोल्ट के बारे में भी ये बात बहुत फेमस है कि लगभग 4000 मील की यात्रा की। बहुत सारी यात्राएं तो नहीं की, लेकिन अपनी कई लघु यात्राओं में उन्होंने बहुत सारे विषयों के बारे में जानने की बात कही, बहुत सारे विषयों पर इन्होंने अध्ययन किया। कोई व्यक्ति 4000 मील की यात्रा यदि कर रहा है और इस यात्रा में भी वे वायु के तापमान की बात कर रहा है, वायु के दाब की बात कर रहा है, हमारे आसपास की चुंबकीय तरंगों की बात कर रहा है, आसपास घटित होने वाली अन्य घटनाओं की बात कर रहा है, तो ये उस समय काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी 4000 मील की यात्रा में कई विषयों पर ध्यान आकृष्ट किया और कई विषयों के बारे में अध्ययन करने में अपनी रुचि दिखाई। अब ये विषय कौन कौन से हैं? तो इन छोटी छोटी लघु यात्राओं में उन्होंने वायु के ताप व दाब, इन दोनों के बारे में अध्ययन करने की बात कही और इन्हें अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। इसके अलावा न केवल वायु के ताप एवं दाब, बल्कि अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, इनके अध्ययन को शामिल किया। न केवल अक्षांश और देशांतर, बल्कि जो चुंबकीय तरंगें हम देख रहे हैं, उससे इंपॉर्टेंट बात, इन चुंबकीय तरंगों के साथ साथ चट्टानों के अध्ययन की बात की। इन्होंने चट्टानों के अध्ययन की बात की। अब देखिए, आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? चट्टान। हमने देखा था चट्टान क्या होते हैं, शैल टुकड़ों के रूप में हमने इन्हें संदर्भित किया था। और हमने चर्चाएं की थी चट्टानों के प्रकार के बारे में, जिसमें आग्नेय, कायांतरित और अवसादी, इन 3 चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा था, जिनमें क्रमशः सबसे पहले हमने आग्नेय चट्टान को देखा था, उसके बाद हमने अवसादी चट्टानों को देखा था, और फिर इन दोनों के ताप और दाब, बहुत अधिक ताप और दाब की स्थिति में जो परिवर्तित हो जाती हैं चट्टानें, उन्हें हमने रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के रूप में देखा था। उस पर डिटेल से हमने चर्चा भी की थी, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पर।
तो ध्यान रखिए, जब हम्बोल्ट ने इतनी कम यात्राओं में इतने सारे विषयों पर चर्चा करने की बात कही, इतने सारे विषयों पर उन्होंने अध्ययन की बात कही, यानी चट्टानों के अध्ययन के साथ साथ उन्होंने चुंबकीय तरंगों की भी अध्ययन की बात कही, पादपों की जाति के अध्ययन के बारे में बात कही, पादपों की जलवायु और ऊंचाई के बारे में भी अध्ययन की बात कही। ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पादपों के भूगोल के बारे में ज्यादा चर्चा करने की बात कही, और उस समय ये पहले व्यक्ति माने जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि सर्वप्रथम ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने पादपों के भूगोल के अध्ययन की बात कही। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने चुंबकीय तरंगों के साथ साथ पादपों के भूगोल के अध्ययन की बात कही। ठीक है, पादपों के भूगोल के अध्ययन की बात कही, चुंबकीय तरंगों के अध्ययन की बात कही, जो कि इंपॉर्टेंट था उस समय, मतलब आप समझ सकते हैं कि 1790 के दशक के आसपास की बात है। चुंबकीय तरंगों के अध्ययन की बात कही। इन्होंने न केवल पादपों के बारे में बात कही, न केवल चुंबकीय अक्षांश देशांतर, बल्कि आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनका जलवायु के साथ क्या संबंध है, पादपों का जलवायु के साथ क्या संबंध है, पादपों का ऊंचाई के साथ क्या संबंध है, इस पर भी अध्ययन की बात कही, जिसे आप पादपों को भूगोल के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। यानी पादपों का जलवायु के साथ संबंध एवं पादपों का ऊंचाई के साथ संबंध आदि विषयों पर अध्ययन इन्होंने किया, और जो इन्होंने यात्राएं की थी उन्हीं यात्राओं के मध्य ही उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये सारे विषय हो सकते हैं जिन पर अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने इन सारे विषयों को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया और आगे इन सारे विषयों पर इन्होंने अध्ययन किया। अंत में इन्होंने एक बहुत बेहतरीन पुस्तक लिखी 1845 के समय आसपास, जिसे कॉस्मोस कहा गया, जो अपने आप में इनकी एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने इतने सारे विषयों को क्या माना, अपने अध्ययन के केंद्र में रखा। तो ये भी हमने बात की कि ये प्रसिद्ध ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने पादप भूगोल के बारे में चर्चा की थी, पादप भूगोल के बारे में अध्ययन करने की बात कही। इसके अलावा इनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह भी कि आपने पेरू के तट के पास ठंडी जलधारा के बारे में सुना होगा। तो पेरू के तट के पास जो ठंडी जलधारा है, इसके बारे में सबसे पहले जिसने बात की वे हम्बोल्ट ही थे। तो वो जो वॉन हम्बोल्ट है, इन्हीं के नाम पर उस धारा को बाद में हम्बोल्ट धारा नाम दे दिया गया। आपने सुना होगा हम्बोल्ट धारा के बारे में। तो जो पेरू के तट के पास धारा है, ठंडी जलधारा है, उसे ही हम्बोल्ट धारा के रूप में बाद में जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले उसके बारे में चर्चा की। तो ये एक तथ्य है, आप इसे ध्यान रखिएगा। पेरू के तट पर ठंडी धारा, और इसे ही क्या जाने लगा, किस नाम से जाना जाने लगा, इसे ही हम्बोल्ट धारा के नाम पर, इन्हीं के नाम पर इसका नाम हम्बोल्ट धारा रख दिया गया। इन्होंने ही, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे पर्वतों की इन्होंने यात्राएं की थी, तो विभिन्न पर्वतों की यात्राओं के दौरान इन्होंने समझा कि ऊंचाई की ओर जैसे ही व्यक्ति बढ़ता है तो कोई तो कारण होगा कि उन्हें चक्कर आने लगता है। यानी पहली बार ऊंचाई के संदर्भ में व्यक्ति के शरीर में होने वाले परिवर्तन की बात कही थी किसने? हम्बोल्ट ने। यानी ऊंचाई की ओर जैसे बढ़ते हैं हम, अनेक पर्वतों में जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं या ऊपर की यात्रा करते हैं तो जो व्यक्ति है उसे चक्कर आने लगते हैं। इस बारे में भी सबसे पहले हम्बोल्ट ने ही बात कही थी। इतना ही नहीं, सबसे पहले यानी आप कह सकते हैं कि सर्वप्रथम समताप रेखाओं के आधार पर विश्व मानचित्र के बारे में इन्होंने चर्चा कही थी। अब समताप रेखाएं क्या हैं? तो ये एक क्षैतिज रूप से वितरित ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारे पूरे विश्व मानचित्र में क्या बताती हैं कि यहाँ का तापमान एक दूसरे के समान लगभग प्रतीत होता है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले किस बारे में बात की? समताप रेखाओं के माध्यम से जो विश्व मानचित्र है उसकी रचना करने में संभव इन्होंने बनाया। यानी समताप रेखाओं के माध्यम से विश्व मानचित्र की रचना इन्होंने संभव बनाई। ठीक है, तो ये कुछ अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए भूगोल में जाने जाते हैं। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि जो महाद्वीपीयता की अवधारणा है, महाद्वीपीयता की अवधारणा क्या? कि हमारे पूरे विश्व मानचित्र में जितने महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों की अपनी खास जलवायु है, अपने महाद्वीपों की खास विशेषताएं हैं, उन महाद्वीपों की अपनी खास अवस्थिति है।
तो उन महाद्वीपों को कैसे अलग अलग डिवाइड किया गया, तो जो महाद्वीपीयता की अवधारणा निकलकर सामने आई वह भी हम्बोल्ट की ही देन है। तो इनके ही अंतर्गत आप एक और महत्वपूर्ण बात लिख सकते हैं कि महाद्वीपीयता की अवधारणा भी सबसे पहले हम्बोल्ट ने दी। महाद्वीपीयता की अवधारणा, महाद्वीपीयता की अवधारणा, यह भी इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि गिनी जा सकती है, एक उपलब्धि मानी जा सकती है। देखिए, हमने पिछले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में ध्यान से देखा था कि इस यूनिट से काफी प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, विगत वर्षों में इनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या भी बढ़ गई है और इन यूनिट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे इन्हीं जो भी भौगोलिक चिंतन या कहें जो व्यक्तित्व रहे हैं, उन व्यक्तित्व की जो अवधारणाएं रही हैं, इन पर भी सवाल फ्रेम किए गए हैं, प्रश्न फ्रेम किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी अवधारणाएं हैं वे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसने किस बारे में कहा है, किस बारे में चर्चाएं की हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए, आप हर एक चीज को आपको नोट करना होगा, आपको इन सभी चीजों के बारे में ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने जो बर्फीली साइबेरियन क्षेत्र है, आपने सुना ही होगा, आपने जो बर्फीली साइबेरियन क्षेत्र है वहां की जो मिट्टी है उसके लिए इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जिसका नाम था परमाफ्रॉस्ट। आपने परमाफ्रॉस्ट शब्द जरूर सुना होगा भूगोल में। तो जो परमाफ्रॉस्ट है वह क्या है, यह है जो साइबेरियन क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो उस साइबेरियन क्षेत्र में जो बर्फीली मिट्टी, माफ कीजिए इसी में लिख लेते हैं, जो बर्फीली या बर्फीले साइबेरियन क्षेत्र है, बर्फीले साइबेरियन क्षेत्र है, यहाँ की जो मिट्टी है इसे ही क्या कहा जाता है, परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए आप मतलब एक आप सबसे साधारण टर्म की यदि बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि यह बर्फीले साइबेरियन क्षेत्र के मिट्टी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे ही परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट की बारे में इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वह सबसे पहले किसने किया, हम्बोल्ट ने ही किया। इसको उन्होंने शब्द दिया परमाफ्रॉस्ट, और परमाफ्रॉस्ट आज भी चर्चा में बना रहता है, यही शब्द जैसा कि जैसा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें उन्हीं के द्वारा दी गई हैं। इसके अलावा जो सार्वभौमिक विज्ञान है, इन्होंने कई विषयों में चर्चा की और कई विषयों में चर्चा करने के संदर्भ में इन्होंने एक बात जो स्पष्ट रूप से बताई और इस पर ध्यान देने की बात कही, वह यह है कि ये चाहते थे कि ज्ञान के जितने भी पहलू हैं, यानी ज्ञान की जितने भी पहलू हैं, चाहे वो भूगोल से जुड़ी हुई हो या सभी चीजों से जुड़ी हुई हो, इसके लिए एक शब्द देने की बात कही उन्होंने, सार्वभौमिक विज्ञान। ध्यान रखिएगा, यानी इन्होंने किस शब्द के बारे में बात की थी, सार्वभौमिक विज्ञान, सार्वभौमिक विज्ञान। और सार्वभौमिक विज्ञान के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि ज्ञान के जितने भी पहलू हैं उसे इसके भीतर शामिल कर लेना चाहिए, इसके भीतर समाहित कर लेना चाहिए और सार्वभौमिक विज्ञान को विकसित करना चाहिए, ये उनकी इच्छा भी थी। इसके अलावा हमने इनकी एक लोकप्रिय और फेमस कृति के बारे में चर्चा की जिसका नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस इन्होंने कब लिखी, तो ध्यान रखिएगा, कॉस्मोस के जो प्रकाशन का समय दिया जाता है वह आपको 1845 लगभग मिलेगा। आप इस बुक को सर्च भी कर सकते हैं, 1845 के लगभग ये बुक आई थी इनकी। कॉस्मोस इनकी सबसे मोस्ट आप कह सकते हैं कि फेमस कृतियों में से एक है और कॉस्मोस में इन्होंने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। इन्होंने जब कॉस्मोस को दिया तो उसमें ये सबसे फेमस इनकी लोकप्रिय कृति मानी गई और इस पुस्तक का जो मुख्य उद्देश्य था उनका, वो उसे उन्होंने 3-4 भागों में डिवाइड किया। इन्होंने कहा कि विश्व के प्राकृतिक वितरण का जितना भी ज्ञान है वह इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा, लेकिन कौन सा, स्पेसिफिक, विशेष ज्ञान। ध्यान रखें, कॉस्मोस का इनको लाने का इनका मुख्य मकसद यही था कि जो विश्व के प्राकृतिक वितरण का ज्ञान है वह आपको मिल जाए। तो कॉस्मोस का मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व के प्राकृतिक वितरण का विशेष ज्ञान हो, का विशेष ज्ञान मिल जाए या हमें इसका विशेष ज्ञान हो जाए। इसके अलावा कॉस्मोस के अंतर्गत ही इन्होंने 2-3 और उद्देश्यों को शामिल किया था, जैसे प्रकृति के अस्तित्व का वैज्ञानिक स्वरूप, जो प्रकृति हमारे आसपास मौजूद है उस प्रकृति के अस्तित्व का वैज्ञानिक स्वरूप,
यानी आप प्रकृति के वैज्ञानिक स्वरूप को समझें, वैज्ञानिक स्वरूप को समझने की कोशिश करें। ये इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य था। कॉस्मोस तो हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसे सृष्टि वर्णन के रूप में इन्होंने बाद में संदर्भित किया, यानी कॉस्मोस को इनके भीतर, इनके अंदर ही क्या रखा गया, सृष्टि वर्णन के रूप में इसे माना जाता है, इसे स्वीकार किया जाता है। तो कॉस्मोस को हिंदी में ध्यान रखिएगा, यदि आपको प्रश्न फ्रेम किया जाता है सृष्टि वर्णन करके तो ध्यान रखें कि वह हम्बोल्ट के कॉस्मोस को ही सृष्टि वर्णन लिख दिया गया है। ठीक है, तो कॉस्मोस के भीतर या कॉस्मोस के उनके मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें से पहला था विश्व के प्राकृतिक वितरण का विशेष ज्ञान, प्रकृति के अस्तित्व का वैज्ञानिक स्वरूप, प्रकृति का भावनात्मक और काल्पनिक पक्ष, यानी आपको प्रकृति का भावनात्मक और काल्पनिक पक्ष भी पता होना चाहिए, भावनात्मक व काल्पनिक पक्ष भी पता होना चाहिए। न केवल विश्व प्राकृतिक बल्कि आपको प्राकृतिक दर्शन व इतिहास, इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी जैविक इकाइयों के बारे में और ब्रह्मांड की व्याख्या भी इसके अंतर्गत इन्होंने शामिल करने की अपनी बात कही। तो ध्यान रखें किन किन चीजों के बारे में, सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। प्राकृतिक दर्शन, इसका इतिहास, प्राकृतिक दर्शन का इतिहास क्या रहा है, प्राकृतिक दर्शन का इतिहास, न केवल प्राकृतिक दर्शन का इतिहास, न केवल प्राकृतिक दर्शन का इतिहास बल्कि जैविक जो भी इकाइयां हमारे आसपास मौजूद हैं, इन सभी जैविक इकाइयों के साथ साथ ब्रह्मांड की व्याख्या करना, इन सभी जैविक इकाइयों के साथ साथ ब्रह्मांड की व्याख्या, ये इनकी पुस्तक का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इनकी पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही था कि इन सारी चीजों के बारे में लोग जाने, इन सारी चीजों के बारे में चर्चाएं हो, इसलिए इन्होंने कॉस्मोस पुस्तक को लिखा था। इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जो इनकी भूगोल के संदर्भ में पुस्तक है, कौन सी, हमने अभी जिसके बारे में चर्चा की, सृष्टि वर्णन, जिसे इन्होंने क्या कहा, कॉस्मोग्राफी, सृष्टि वर्णन। कॉस्मोग्राफी, तो जो कॉस्मोग्राफी इनकी पुस्तक है, कॉस्मोग्राफी इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक को इन्होंने क्या माना कि यह भूगोल के संदर्भ की इनकी पुस्तक है, और इसी के लिए इन्होंने भूगोल के लिए सबसे पहले इसी शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, भूगोल के संदर्भ में जो इनका जो कॉस्मोग्राफी है या जो सृष्टि वर्णन शब्द है, यह शब्द सबसे पहले इन्होंने ही प्रयोग किया था। कौन सा शब्द, ध्यान रखिएगा, भूगोल के लिए सृष्टि वर्णन या कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले हम्बोल्ट ने ही किया था। और हम्बोल्ट ने जो इनका कॉस्मोग्राफी है, इसे दो भागों में डिवाइड करने की बात कही कि कॉस्मोग्राफी को दो भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, दो भागों में डिवाइड करके इसे पढ़ना चाहिए। पहला तो खगोल वर्णन के रूप में, पहला खगोल वर्णन के रूप में, और दूसरा भूगोल के रूप में, और दूसरा भूगोल के रूप में। यानी इन्होंने कॉस्मोग्राफी को दो हिस्सों में डिवाइड करने की बात कही और कहा कि इसे दो भागों में विभक्त करके, दो भागों में बांट कर पढ़ा जाना चाहिए, एक तो खगोल वर्णन के रूप में और दूसरा भूगोल के रूप में। तो उस समय इतनी बड़ी बड़ी अवधारणाएं दे देना, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह देना अपने आप में बड़ी बात थी, इसलिए जो हम्बोल्ट हैं उनके भौगोलिक चिंतन को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ध्यान रखें, तो हम्बोल्ट हो सकता है कि अगली बार आपसे प्रश्न में पूछ लिए जाए या आपसे कोई प्रश्न फ्रेम कर दिया जाए हम्बोल्ट के बारे में। हम्बोल्ट के बारे में एक खास बात ध्यान रखिएगा कि ये अज्ञेयवादी थे। अज्ञेयवादी यानी ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे। ध्यान रखें, ये ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, ये अज्ञेयवादी थे, जो कि इनकी एक इंपॉर्टेंट, समझ सकते हैं आप, इनसे जुड़ा हुआ तथ्य है जिसे आपको ध्यान रखना है। तो हम्बोल्ट से जुड़ी हुई जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप दृष्टि टीचिंग लर्निंग ऐप पर ही जा सकते हैं और दृष्टि टीचिंग लर्निंग चैनल पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में वीडियो अवेलेबल की गई है, तो आप वहां जाकर विजिट करें और देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।